हेरिटेज एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम टेम्पल आर्किटेक्चर के अपने अंतिम छोर पर खड़े हैं। हमने आपको बहुत ही विस्तार से हर तरह की शैली पढ़ा दी है, दैट इज़ नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। अपने कंटेंट के साथ जोड़ करके पढ़ाई है, एक एक बिंदु आपको समझाया। आज हम एनसीईआरटी की बुक की मर्यादा की पालना करते हुए चैप्टर के अंतिम अध्याय की ओर बढ़े हैं, दैट इज़ बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। शुरुआत करते हैं हम पहले बुद्धिस्ट से। देखिए, जब हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स, आप 5th 6th सेंचुरी से अब तक भारत में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर टेम्पल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने इन तीनों शैलियों को पढ़ा, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस समय में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के तहत आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा था। इसी की वजह से आज हम उसके भी विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का तो हम बहुत विस्तार से पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हमने म्यूरल पेंटिंग्स के विषय में पढ़ा और जब हमने केव्स और चैत्य विहाराज इनके विषय में पढ़ा, स्कल्पचर्स के विषय में पढ़ा। तो हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अच्छे से कर चुके हैं, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट अच्छे से कर चुके हैं, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट अच्छे से कर चुके हैं, और वेस्टर्न साइड की जो केव्स हैं, चैत्य हैं, विहाराज हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। तो चैत्य और स्कल्पचर्स हमने ये कर लिया है, उनके अंश यहाँ इस्तेमाल होंगे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, उतना विस्तृत नहीं है बट समझिए। साइट्स का महत्व पहले बताया गया कि अगर हम साइट्स की बात करें तो एलोरा की साइट की बात करें तो ये मशहूर है बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म तीनों ही के मॉन्यूमेंट्स के लिए। तो एलोरा में जैन मॉन्यूमेंट्स, बुद्ध मॉन्यूमेंट्स और हिंदू मॉन्यूमेंट्स तीनों मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आता है। वहीं अगर हम दूसरी साइट्स की बात करें, जैसे कि दक्षिण में कर्नाटक में बादामी की बात कर लें, जैसे कि खजुराहो की बात कर लें हम सेंट्रल इंडिया दैट इज़ मध्य प्रदेश, और आप कन्नौज की बात कर लें दैट इज़ उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर बात करें तो आपको किन्हीं भी दो, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म, इनमें से किन्हीं भी दो का कॉम्बिनेशन किसी भी एक साइट में मिल जाएगा अगल बगल में विकसित होते हुए। ओके, हमने पढ़ा था, जैसे कि बादामी के विषय में हमने पढ़ा था कि मेजॉरली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को टेम्पल डिवोटेड है, लेकिन एक आधा एविडेंस आपको बुद्धिज़्म का भी मिलता है। जैसे कि खजुराहो के विषय में हमने पढ़ा था कि मेजॉरली जो डेवलपमेंट है वो ब्राह्मणिकल है, लेकिन आपको जैन स्कल्पचर्स और जैन केव्स भी मिल जाती हैं। इस तरह से आपको बुद्धिज़्म तो हिंदू ब्राह्मणिकल और बुद्धिज़्म मिल जाएगा, या ब्राह्मणिकल जैनिज़्म मिल जाएगा, या फिर ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अगल बगल में मिल जाएंगे। ये मशहूर है बादामी, खजुराहो और कन्नौज, लेकिन एलोरा में तीनों, हिंदू, बुद्ध और जैन। ओके, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से बताई गई है कि जब गुप्ता एम्पायर का 6th सेंचुरी के अराउंड ईस्ट में एंड हुआ, तो जिस क्षेत्र की अब मैं बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र को किसी ज़माने में, गुप्तों से भी बहुत पहले, हम क्या कहा करते थे, मगध, मगध का क्षेत्र। वो जो मगध का क्षेत्र है, अब जब गुप्ता एम्पायर का अंत हो गया तो गुप्ता एम्पायर ईस्ट में भी था और वेस्ट में भी था। जब गुप्ता एम्पायर का ये एंड हुआ तो जो ईस्टर्न एरिया रहा, मेजॉरली बिहार, बंगाल का ये क्षेत्र, ये उतनी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ में नहीं बटा जितना वेस्ट बट गया। वेस्ट में कई सारी राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ उत्पन्न हुई, आपने पता, क्योंकि आपने देखा था कि वेस्ट में प्रतिहाराज आए, और प्रतिहाराज गुर्जर प्रतिहारा, और गुर्जर प्रतिहाराज के बाद यहाँ पर आपने देखा बहुत ही विस्तृत विकास हुआ कई सारे राजपूत क्लैंस का, चाहे वो शाकंबरी के चौहानों की बात हो जिन्हें चाहमान हम कहते हैं, और चाहे वो परमारों की बात हो, चाहे वो सिसोदियों की बात हो, अलग अलग डायनेस्टीज़ राजपूतों की विकसित हुई हैं वेस्ट में, मैनी राजपूत किंगडम्स या प्रिंसिपैलिटीज़। लेकिन ईस्ट कंसोलिडेटेड रहा वेस्ट के कंपैरेटिवली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। और वो जो कंसोलिडेटेड ईस्ट है, उस कंसोलिडेटेड लैंड पे 8th सेंचुरी से जिस क्षेत्र को पहले हम गुप्तों के रूप में जानते थे, उसी क्षेत्र को फिर 8th सेंचुरी कॉमन एरा से पाला, बंगाल के पाल शासकों ने अपना शासन दिया। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा है, बस ये बताने के प्रयास हैं। सो व्हेन द गुप्ता एम्पायर क्रम्बल्ड इन द 6th सेंचुरी कॉमन एरा इन दिस ईस्टर्न रीजन, जहाँ पर गुप्ता रूलर थे और जिसे आप एक समय का एंशिएंट टाइम में मगध भी कहा करते थे, उस रीजन की बात हो रही है। इन दिस ईस्ट रीजन द पालास केम टू पावर इन द रीजन बाय 8th सेंचुरी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जिस शासक का जिक्र होने जा रहा है
वो है धर्मपाल द सेकंड पाला रूलर। तो सेकंड पाला रूलर धर्मपाल बिकेम इमेंसली पावरफुल एंड एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर बाय डिफीटिंग द पावरफुल राजपूत प्रतिहारास। तो प्रतिहारास को हरा करके, देखिए कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप दोआब का क्षेत्र भी कहते हैं, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कन्नौज उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उपजाऊ बहुत था, फर्टाइल बहुत था, ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था। इस कन्नौज को लेकर के 3 शक्तियों के बीच में निरंतर संघर्ष चला है। दक्कन से आने वाले राष्ट्रकूट, पूर्व से बंगाल से आने वाले पाला, और सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश के क्षेत्र से उभर करके आने वाले गुर्जर प्रतिहारा। तो दक्कन, सेंटर और ईस्ट, इन तीनों से उभर करके आई 3 शक्तियां, राष्ट्रकूट, प्रतिहारा और पाला। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनके बीच में त्रिकोणीय ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चला है। किसको लेकर के? कन्नौज। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल्स किस क्षेत्र को लेकर के हुआ है? कन्नौज नहीं, मनोज नहीं है ये, कन्नौज। मैंने कितनी बार कहा कि बोलने की शैली विकसित करो। कन्नौज बोला कि मनोज, समझ में नहीं आया, बोलो कन्नौज। कन्नौज, ओके। जिनमें कभी कोई विजय होता रहा तो कभी राष्ट्रकूट कन्नौज में बैठते रहे टाइम पिंक, और कभी फिर प्रतिहार, कभी पाला। परमानेंटली विजय नहीं हो रहे थे ये, बस एक आकर के बैठ रहा था, दूसरा उठा दे रहा था, इस तरह से। ऐसे में एक समय में ऐसा भी आया कि जब धर्मपाल ने प्रतिहारों को हरा दिया, गुर्जर प्रतिहारों को हराया, और उस समय में फिर खुद को उसने कंसोलिडेट किया, और आप देख सकते हैं जिस माइटी पाला शासकों को हम जानते हैं उसकी स्थापना हुई। तो सेकंड पाला रूलर धर्मपाल बिकेम इमेंसली पावरफुल एंड एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर बाय डिफीटिंग द पावरफुल राजपूत प्रतिहारास। इतना भयंकर कंसोलिडेशन कैसे कर पाया धर्मपाल? इतना माइटी वो कैसे हो पाया? उसकी वेल्थ के दम पर, और उस वेल्थ का कारण था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। पहला, एग्रीकल्चर अलोंग द फर्टाइल गंगा प्लेन। आपको पता है हम बंगाल के क्षेत्र की, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गंगा नदी घाटी क्षेत्र वो बनता है, द वैली ऑफ गंगा। तो फर्टाइल गंगा प्लेन के आसपास होने वाला खेतीबाड़ी, और क्योंकि समुद्रों पर भी कंट्रोल रहेगा, और गंगा रिवर अपने आप में ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत फेमस थी उस समय में, तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। सो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर का ड्यूओ, द कॉम्बिनेशन, इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, माइट प्रोवाइड की, और कंसोलिडेट करने में मदद की धर्मपाल को द पाला किंगडम। सो इकोनॉमी ऑफ पालास के ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर। देखिए, जो पहले से ही बहुत चर्चित महत्वपूर्ण साइट थी, पालास पर आश्रित नहीं है, पहले से ही वो हुआ करती थी बोध गया। सो द प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट जो है वो बोध गया है। और कारण क्या था उसका? सिद्धार्थ को वहाँ पर अचीवमेंट हुई, किस चीज़ की? एनलाइटनमेंट, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ वहाँ पर, और सिद्धार्थ हो गए बुद्ध, और उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। ओके, सो बोध गया फेमस, दैट इज सिद्धार्थ अचीव्ड एनलाइटनमेंट एंड एनलाइटनमेंट हेयर एंड बिकेम गौतम बुद्ध। यहाँ पर बोधि वृक्ष तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ही है। मैंने बताया था कि सेना शासकों ने उनको काट दिया था बोधि वृक्ष को। ओरिजिनल बोधि वृक्ष जो है वो आप जाएंगे तो दक्षिण श्रीलंका अनुराधापुरम में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर बोधि वृक्ष यहाँ भी विकसित किया गया, वो आज भी है। जब बोधि वृक्ष की बात करें अलग बात है, लेकिन जब आप महाबोधि टेम्पल की बात कर रहे हैं, मैंने पाला से अचानक इस महाबोधि टेम्पल का जिक्र इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि ये बताया जाएगा कि पाला के समय में बनाई हुई मेजॉरली जो स्कल्पचर्स हैं, वो स्कल्पचर्स आपको इस समय में, ये जो महाबोधि मंदिर है, इस मंदिर की जो निशेज़ हैं उनमें जो स्कल्पचर्स हैं वो आपको मेजॉरली पालास के समय के मिलेंगे। तो इसलिए पालास का जब जिक्र हुआ और हेरिटेज एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और हो रहा है बुद्धिज़्म का टेम्पल डेवलपमेंट, तो उसमें पाला का जिक्र होगा तो महाबोधि मंदिर आएगा। ओके, इसलिए इनका जिक्र आ गया। सो सिद्धार्थ अचीव्ड एनलाइटनमेंट हेयर इन द बोध गया एंड बिकेम गौतम बुद्ध। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द महाबोधि टेम्पल। ये उदाहरण है उस समय के ब्रिक वर्क का। सो ब्रिक वर्क ऑफ दैट टाइम, पिछले समय का जब ओरिजिनली डेवलप किया गया उसी के ब्रिक वर्क का ये उदाहरण के रूप में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप इस महाबोधि टेम्पल की बात करते हैं तो ये दोबारा से डेवलप किया गया है कॉलोनियल पीरियड के दौरान, लेकिन उसी फैशन पर जो 7th सेंचुरी के डिज़ाइन था उसी डिज़ाइन के आधार पर इसको विकसित किया गया है, वो हम अभी देखेंगे। सो ब्रिक वर्क ऑफ दैट टाइम को ये आपको याद दिलाता है। जो फर्स्ट श्राइन है, जो पहला श्राइन है, वो लोकेटेड है एट द बेस ऑफ द बोधि ट्री। बोधि ट्री के
नीचे आपको वो श्राइन मिल जाएगा और ऐसा कहा जाता है कि उसको बनवाया गया था अशोक के द्वारा, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अशोक। तो यानी कि महाबोधि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें समय समय पर अलग अलग डायनेस्टीज़ के शासकों के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया और यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ऐसे में जो पहला श्राइन है वहाँ का, जो बोधि वृक्ष के नीचे है, वो अशोक के समय से ताल्लुकात रखता है और अशोक ने उसका विकास कराया, ऐसा कहा जाता है। जो वेदिका है अराउंड इट, यानी कि ये जो पहला श्राइन है इसके अराउंड जो वेदिका, दैट इज़ फेंसिंग, हमने पढ़ा था ना बुद्ध स्तूपास, उनके आसपास में वेदिका रहती है, द फेंसिंग। तो जो वेदिका है इसके अराउंड ऐसा कहा जाता है वो पोस्ट मॉडर्न टाइम की है। और हमने ये भी पढ़ा था जब हमने सांची के स्तूप पढ़ा था, हमने देखा था वेदिकाज पोस्ट मॉडर्न समय में ऐड हुई हैं, मॉडर्न्स के बाद वेदिकाएँ ऐड हुई हैं, गेटवेज ऐड हुए हैं। और इसमें हमने उदाहरण 2 डायनेस्टीज़ के देखे थे, शुंगों के देखे थे और हमने देखे थे आंध्र सतवाहनों के। तो हमने देखा था कि बाद के समयों में गेटवेज ऐड हुए हैं, वेदिकाज ऐड हुई। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जो पहला श्राइन है इसे आप अशोक के समय से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आसपास जो फेंसिंग विकसित की गई है वो पोस्ट मॉडर्न समय की है, मौर्यों के बाद की है। ओके, ओवरऑल ट्रेंड ये हर जगह पर ही आया होगा। सो वेदिका अराउंड इट इज़ द पोस्ट मॉडर्न ऑफ अबाउट 100 BCE। ओके, उसी समय की है। मैनी स्कल्पचर्स इन निचेज, ये पाला पीरियड के हैं। तो देखिए पहला श्राइन अशोका के समय का, मौर्यंस, फिर वेदिका पोस्ट मौर्यंस, और फिर उसके बाद आप सीधे कहाँ आ गए, 8th सेंचुरी कॉमन एरा में, 8th सेंचुरी कॉमन एरा में, क्योंकि जो कई सारे स्कल्पचर्स हमें वहाँ के निशेज से मिले हैं वो फिर पाला पीरियड के हैं। ओके, एक्चुअल महाबोधि टेम्पल के विषय में अब कुछ जिक्र जो आज खड़ा है। आज जब आप जाते हैं, बहुत गया तो आप महाबोधि टेम्पल में जाते हैं, वही आज का महाबोधि टेम्पल एक्चुअल। तो कहा गया है कि एक्चुअल महाबोधि टेम्पल जो है वो लार्जली अ कॉलोनियल पीरियड रिकंस्ट्रक्शन है। हमने रिकंस्ट्रक्शन की क्योंकि इसको ध्वंस करने के बहुत प्रयास किए गए। सो लार्जली अ कॉलोनियल पीरियड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड 7th सेंचुरी डिज़ाइन, जो 7वीं, कई बार ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, मैनी टाइम। आपने इन क्षेत्रों के मंदिरों के विषय में ये पढ़ा ही है कि इनका रिकंस्ट्रक्शन कई बार होता है अलग अलग शासकों के तहत। जैसे कि आपने कामाख्या मंदिर के बारे में पढ़ा था, उसका कितनी बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। फाइनल डिज़ाइन जो आज आपके सामने किसी और ही समय का है, 16th-17th सेंचुरी का है जो आज आपके सामने है। और हमने पढ़ा भी था नारायण देव महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ओल्ड 7th सेंचुरी का जो डिज़ाइन था उसका रिकंस्ट्रक्शन है जो आज या आपको नज़र आ रहा है एक्चुअल में महाबोधि टेम्पल, और ये फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ था कॉलोनियल पीरियड के समय में। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिज़ाइन बहुत ही अनयूजुअल है, डिज़ाइन इज़ अनयूजुअल, कारण ना तो ये नागर शैली में आ रहा है ना द्रविड़ शैली में आ रहा है, बेसर भी नहीं कह सकते इसको, इट इज़ अनयूजुअल थिंग। कारण जब आप शिखर को देखेंगे वो नैरो है, लॉन्ग है, जैसा नागर शैली का शिखर होता है, नैरो एंड लॉन्ग। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उसको देखेंगे तो ना तो वो रेक्टिलीनियर की तरह फील हो रहा है ना कर्वीलीनियर, वो पिरामिड की तरह लगता है जैसे कि द्रविड़ शैली में जैसे स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। तो ये एक यूनिक फीचर है, लॉन्ग एंड नैरो लाइक द नागर बट स्ट्रेट लाइक द स्टेप्ड पिरामिड, जैसे कि द्रविड़ शैली में हुआ करता था। सो इट इज़ नैरो लाइक नागर टेम्पल बट इट राइजेज विदाउट कर्विंग लाइक अ द्रविड़ टेम्पल। मैं आपको यहाँ पर पहले ये दिखा ही दूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। हम नेट पर निकाल करके देखते हैं, वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर है वहाँ पर। महाबोधि टेम्पल पहुँच गया, और बेटे जूम वगैरह कर लेना अपनी मर्ज़ी से, और जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर लेना। देखिए अंतर सरेआम आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए सिमी यार, उधर नहीं बेटा, उधर दिख रहा है, उधर से कुछ इधर देख लो। ये देखो बेटा, क्या है इसमें, क्या समझ में आया आपको? ये किस शैली में बना हुआ है? ये क्या शैली क्या है इसकी? वहाँ आ जाओ, वहाँ पे, वहाँ से सही समझ दिखेगा सारा। ये एक यूनिक डिज़ाइन है, कोई शैली कंफर्म ही नहीं हो रही है क्योंकि लॉन्ग और नैरो है, किसकी तरह है, वो नागर की तरह। लेकिन देखिए ना रेक्टिलीनियर कर्वीलीनियर जैसा फील ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट। ओके, ऐसे फ्रंट से देखिए, फ्रंट से ऐसा लग रहा है कि स्टेप्ड पिरामिड की तरह बनाया गया। ओके, ये देखिए आप अगर आज जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल ऊपर भी आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का
ज़बरदस्त प्रमाण नज़र आ रहा है। जैसा आज आप हिमाचल जाते हैं तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के ऊपर टॉप पर आपको नज़र आता है, वैसा क्लियर कट अम्लक या फिर शिखर जैसी चीज़ें, सॉरी अम्लक या फिर कलश जैसी चीज़ें, क्लियर नहीं लेकिन एक इसको आप अम्लक के स्टाइल में कह सकते हैं। ओके, तो ये इस महाबोधि मंदिर के बारे में ये बात कही गई है यहाँ पर। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाँ, सो डिज़ाइन इज़ अनयूजुअल, इट इज़ नैरो लाइक नागर टेम्पल बट इट राइजेज विदाउट कर्विंग लाइक द्रविड टेम्पल। हो गया, इतना ही है किताब में। इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके, कारण यही था कि इस समय की जो यहाँ पर निश्चित में मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी हद तक पाला के समय की है, और पाला के समय की मूर्तियों का डिज़ाइन कैसा रहता होगा वो अभी समझ में आ जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अगली कहानी है मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। महाबोधि हो गया बेटे। नालंदा की मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी के बारे में समझो। इसको नालंदा महाविहार कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको महाविहार? ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई विहार आ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जिसमें कई विहार आ जाते हैं, इसलिए ये महाविहार है। इसके बारे में कई कहानियाँ हैं, लेकिन अमूमन एक चीज़ समझो, ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का पहला, कई हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये विश्व का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे रह करके मॉन्क आप पढ़ाई किया करते थे। यहाँ पर लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, ग्रामर, इन सब चीज़ों की पढ़ाई हुआ करती थी। आई बात समझ में? मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, लॉजिक्स पढ़िए, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता था। इसे सपोर्ट बुद्धिस्ट रूलर्स ने भी दिया है, भारतीय और जावा रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, इन्हें जैवनीज़ कह देंगे आप, यहाँ के शासकों ने भी दिया है। अब नालंदा को बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट दोनों ही ट्रेडिशन के शासकों ने समर्थन किया है। आई बात समझ में? नालंदा में बहुत ही बहुमूल्य संस्कृत टेक्स्ट भी मिले हैं, और उसका कारण माने जाते हैं, ये जो डिलीट कर देते हैं ना अपना बॉडी लगा लगा करके, इसको पहले इसको हम सही करेंगे ताकि आगे जा कर के अचानक से प्रॉब्लम ना आए। तो ये डिपेंडेंस था, ये है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग, और ये है 3 डायमेंशनल रिलीव्स, ये हैं डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, बॉडी फॉर्म्स, ओके, और अपीयरेंस विद लिटिल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग। ओके, ये बस मिटाना नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई, जो ह्वेनसांग हुआ करते थे, ह्वेनसांग द बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो चाइना से भारत आए थे, वो जब यहाँ पहुँचे हैं तो कई सारे संस्कृत टेक्स्ट अपने साथ यहाँ लेकर के पहुँचे हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की एनरिचमेंट में उन संस्कृत टेक्स्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सवाल आता है कि भाई इसका विकास कब से हुआ? इसका इतिहास बहुत पुराना हो सकता है, मौर्य समय का हो सकता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी की आज हम बात कर रहे हैं, नालंदा, ऐसा कहा जाता है कि पहले ये एक बाग हुआ करता था, बाग के रूप में, और फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ। नेचुरल सी बात है, विहारा है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कई सारी मोनेस्ट्रीज़ का एक कॉम्प्लेक्स था। आज जो आपको दिख रहा है वो तो मात्र एक यूनिवर्सिटी का अंश दिख रहा है, बाकी सारा का सारा कॉम्प्लेक्स आज की सभ्यता के नीचे दबा हुआ है। तो वो घरों को हटाना, शहरों को, नगरों को, उनको उखाड़ना अब संभव नहीं, वो अंदर ही दबा हुआ है। इतना विस्तृत है ये, इतना बड़ा है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इसकी शुरुआत जो की, इसकी फाउंडेशन, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इंस्क्रिप्शन मिलती है। इंस्क्रिप्शन से एक जानकारी मिलती है, जानकारी से ये पता लगता है कि ये शक्रादित्य कह सकते हैं, ये शक्र आदित्य के द्वारा फाउंड किया गया है। धीरे धीरे हिस्टोरियन उसे शक्रादित्य को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि गुप्त समय में विकसित हुआ है, गुप्त समय में आधार रखा गया, और कई सारे नाम, टाइटल्स लिया करते थे शासक। तो ऐसा माना जाता है कि भाई वो शक्रादित्य और कोई नहीं, कुमारगुप्त वन है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमारगुप्त वन नाम को लेकर के भी कई कहानी है।
ऐसा कहा जाता है कि भाई ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो विदाउट एनी इंटरमिशन डोनेशन कंसेप्ट से चलती थी। सो नालंदा ऐसा शब्द आ गया। एक नाम दिया जाता है कि भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोटस हुआ करते थे इस क्षेत्र में, जिन्हें हम नाला कह के पुकारते हैं। तो ये वो क्षेत्र जो देता है क्या, लोटस, तो नालंदा, यहाँ से एक नाम आ गया। एक नाम ऐसे कहा जाता है कि इंडियन ट्रेडिशंस में सरपेंट डीटी है, एक सर्प धारण डीटी, जिसको नालंदा कह के पुकारा जाता है, इसका नाम नालंदा वहाँ से आता है। तो कई नाम, नॉमेनक्लेचर के कई कहानियाँ बताई गई। नालंदा इसका नाम है। ओके, 427 से लेकर के ऑलमोस्ट 1197 तक चर्चित रही है, ये मशहूर रही है। ये विश्व भर से लोग यहाँ पर आया करते थे, और बुद्धिस्ट मॉन्क जो यहाँ आया करते थे वो तिब्बत, चीन, इन सभी दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आया करते थे। वो थाईलैंड, वियतनाम, जावन रीजन, श्रीलंका, बर्मा, इन सभी क्षेत्रों से यहाँ आया करते थे। और इन सभी क्षेत्रों से जब ये मॉन्क यहाँ आते थे, यहाँ से कई सारे स्कल्पचर्स और कई सारे टेक्स्ट साथ ले जाया करते थे। इसलिए तकरीबन विश्व के जितने भी मुल्कों में आज बुद्धिज़्म है, उनमें जो स्कल्पचर के डिज़ाइन हैं, उनमें जो आर्किटेक्चर का बेस है वो टेक्स्ट हैं। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल बताने वाले वो टेक्स्ट, ऐसा माना जाता है उन सब पर प्रभाव नालंदा का है, क्योंकि वो जो सामग्री यहाँ से वो मॉन्क ले गए, और उसके बाद पूरे विश्व भर में जब बुद्धिज़्म का जो विकास हुआ है अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कंबोडिया की बात हो, चाहे किसी भी मुल्क की बात करें, चीन की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नालंदा का प्रभाव उस पर नज़र आता है। यहाँ के स्कल्पचर्स के टाइप का और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में यहाँ की जो टेक्स्ट हैं उसका प्रभाव नज़र आता है। ये नालंदा का विश्व के ऊपर एक प्रभाव है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, इट इज़ द महाविहार complex of several monasteries of various sizes. Till date, only a small portion of this ancient learning center has been excavated. यहाँ इसके बारे में पुख्ता जानकारी हमें कुछ रिकॉर्ड्स से मिलती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड किसका है? दैट इज़ ह्यूनसैंग, दैट इज़ ह्यूनसैंग। ओके, ह्यूनसैंग क्या कहते हैं? ह्यूनसैंग कहते हैं, स्टेट्स दैट द फाउंडेशन ऑफ अ मोनेस्ट्री वाज लेड बाय कुमार गुप्त वन। और जो वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं वो है सक्रादित्य। तो सक्रादित्य को आइडेंटिफाई कुमार गुप्त वन से ही किया गया। इन द 5th सेंचुरी कॉमन एरा, मैंने बताया 427 से लेकर 1197 तक चर्चित क्षेत्र था ये। एंड कैरिड फॉरवर्ड बाय लेटर मोनार्क्स हु बिल्ट अप अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी हियर। ओके, सो ह्यूनसैंग स्टेट्स दैट the foundation of a monastery was laid by Kumar Gupta I in the 5th century Common Era and carried forward by later monarchs who built up a fantastic university here. All three Buddhist doctrines, मेन जितनी भी बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स हैं, उसके बाद फर्दर और स्कूल्स हैं, तो आज बुक में नहीं है लेकिन आज अगर आप देखेंगे टोटल 6 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। अब आज पढ़ाए जा रहे हैं इन द सेंस कि पढ़ाए जाते थे, जब पढ़ाए जाते थे वैसे मेन 3 डॉक्ट्रिन्स यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, जिनमें से थेरवाद, महायान, वज्रयान। ओके, थेरवाद आप हीनयान भी कह सकते हैं। तो हीनयान, महायान, वज्रयान तीनों पढ़ाए जाते थे। टॉट हेयर ब्रैकेट में लिखा है। नालंदा was a prolific centers of art production that had a decisive impact on the arts of all Buddhist countries in Asia. और रीज़न मैंने बता दिया, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मॉन्क आया करते थे, स्कल्पचर और टेक्स्ट यहाँ से ले जाया करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण है स्कल्पचरल आर्ट ऑफ नालंदा। देखिए, नालंदा की जो स्कल्पचरल आर्ट है, नेचुरली उस पर प्रभाव होगा उस समय में विकसित एक स्कल्पचरल आर्ट का। और वो कौन सा स्कूल था? सारनाथ स्कूल, गुप्ता काल का। सारनाथ स्कूल का प्रभाव है इसमें। दूसरा, लोकल बिहार ट्रेडिशन, इंडिजीनियस ट्रेडिशन का प्रभाव है। तीसरा, गुप्ता का एम्पायर सेंट्रल इंडिया तक भी था, तो सेंट्रल इंडिया का प्रभाव, सेंट्रल इंडियन इम्पैक्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर का इम्पैक्ट, लोकल बिहार ट्रेडिशन का इम्पैक्ट, तीनों के मिश्रण से मिलकर के बन रहा है नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। तो फिर वो प्रभाव दिखेगा, जैसा आप देख सकते हैं सारनाथ, तो स्टैंडिंग बुद्धा यहाँ पर आपको दिखेंगे। ओके,
दूसरी तरफ बुद्धा का जो ड्रेपरी है, जो क्लॉथ उन्होंने लिया है, वो आपको बहुत ही पतला नज़र आएगा, जैसे किसी योगी का रहेगा, असेटिक का। ओके, बिल्कुल बारीक, उस पर आपको सिलवटें नज़र आएंगी और वो बॉडी के साथ ही मर्ज होता नज़र आ जाएगा एक पॉइंट के बाद। दूसरी तरफ आपको बुद्ध भीतर से बाहर की ओर देखते हुए यहाँ नहीं प्रदर्शित किए गए, बाहर से भीतर की ओर, यानी कि वो आपको सिंपल लाइफ की ओर ले जा रहे हैं, अपने अंतर्मन में झांकने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सारनाथ स्कूल के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे। बुद्ध के पीछे जो समलाइम हेलो है, उसका डेकोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगी। बुद्ध के चेहरे पर एक भव्य पीस रहेगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी मेनली। ये फीचर आपको यहाँ भी मिलेगी क्योंकि इस पर प्रभाव है, गुप्त समय में इसका विकास हुआ है और सारनाथ स्कूल का विकास भी तभी हुआ था, तो प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए मैं उस एलिमेंट को रिपीट नहीं कर रहा, वो हमने बिंदु दर बिंदु वहाँ पर पढ़ा है। ओके, अक्षरशः अगर आप शब्द बाय शब्द को अगर लिस्ट हिंदी में कहना चाहते तो अक्षरशः हमने पढ़ा है, यानी कि अक्षर बाय अक्षर। ओके, ऐसे शब्दों में विकास करते रहना चाहिए, चीज़ें ऐसे विकसित होती रहती हैं। चलो, तो क्या है फिर स्कल्पचरल आर्ट ऑफ नालंदा, क्या बताती है वो? चाहे वो स्टुक्को में है, इन स्टुक्को, या स्टोन या ब्रॉन्ज, तीनों ही चीज़ों में है। स्टुक्को क्या रहेगा? अब बिल्कुल सरल समझना चाहते हो, स्टुक्को आप घरों में पीओपी कराते हो ना, तो वो क्या है, एक ख़ास तरह का जो मटेरियल लिया हुआ है, उसको वो क्या करते हैं, पानी में मिक्स करके उसका आटे की तरह गूंद के मैटर बना लेते हैं और फिर उसे चिपका देते हैं। फिर बाद में क्या हुआ था, हार्ड। इस तरह के कई तरह के मैटर को लेकर के आप एक मटेरियल बना लीजिए और फिर उसको आप वेट कंडीशन में ही किसी दीवार या किसी भी निच पे अप्लाई कर दीजिए, थोड़े समय बाद सूख के पत्थर हो जाएगा वो। दैट इज़ स्टुक्को। इसको क्या कहते हैं? स्टुक्को। स्टुक्को स्कल्पचर, स्टुक्को आर्ट। आज छतों पे, दीवारों पे पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कराते हो आप घरों में, वो स्टुक्को ही है, ये भी स्टुक्को होती थी। ओके, तो स्टुक्को में, ब्रॉन्ज में, स्टोन में आपको स्कल्पचर्स मिलते हैं। यहाँ से कुछ और तथ्य अभी पता लगेंगे बड़ा ज़बरदस्त। इन स्टुक्को, स्टोन एंड ब्रॉन्ज डेवलप्ड आउट ऑफ अ हैवी डिपेंडेंसी ऑन द बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ। मैंने बताया उसका ज़बरदस्त प्रभाव नज़र आएगा। नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स क्यों डिस्टिंक्टिव था? ड्यू टू द डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, बॉडी फॉर्म्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। क्लोथिंग पे फोकस, ज्वेलरी पे फोकस, बॉडी फॉर्म्स और फेशियल फीचर्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। आई बात समझ में? वर्कमैनशिप हाई क्वालिटी की थी। ये कैसे पता चलता है? स्कल्पचर्स हैव, यहाँ पर एंड नहीं आना था, स्कल्पचर्स हैव हैड ऑर्डर्ड अपीयरेंस विद लिटिल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग। यानी कि जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे जो अपीयरेंस है बहुत ही ऑर्डरली मैनर में है, क्राउडिंग ऑब्जर्व नहीं होगी, हेफेजेड नहीं लगेगा, कम स्पेस का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करना ऐसा नज़र नहीं आएगा। आई बात समझ में? स्कल्पचर्स जो होंगे, यू कैन ईजली notice that detail and distinguish that sculpture from the other. There will be no crowding. Okay, that is important. फ्लैट ना रखते हुए स्कल्पचर्स को पूरी कोशिश की जाएगी कि 3 डायमेंशनलिटी दी जाए, तो 3 डायमेंशनल रिलीफ्स होंगे, यानी कि तकरीबन उभार दिया जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं हाई रिलीफ स्कल्पचर्स। 3 डायमेंशनल फीचर्स आ रहे हैं नज़र। जो स्कल्पचर के पीछे की स्लैब रहेगी, बैक स्लैब, जिसमें से स्कल्पचर उभरा, बैक स्लैब ऑफ द स्कल्पचर्स आर डिटेल्ड, उसमें डिटेलिंग होगी बैक स्लैब में। आर डिटेल्ड एंड द ऑर्नामेंटेशन डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन रहेगी और डिटेलिंग रहेगी। बैक स्लैब को सिंपल नहीं छोड़ा गया, स्कल्पचर उभार दिया गया 3 डायमेंशनलिटी में और उसकी बैक स्लैब को डेकोरेट कर दिया विद डिटेलिंग प्रॉपर दी गई है उसको। पत्तियां बनाई तो पत्तियां, बेल तो बेल, हर चीज़ की डिटेलिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि एक अपीयरेंस आनी चाहिए, नहीं, आप बारीक जाए, जूम करें, डिटेलिंग नोटिस करें। और बहुत ही डेलिकेट मैनर में ऑर्नामेंटेशन की गई है, वो भी वैसी नहीं है जैसा हमने वेसर शैली में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ। आपने देखा था कैसे बॉडी पर पूरी तरह से ज्वेलरी नज़र आ रही थी, वो उतनी डेलिकेट हम नहीं कह सकते। इट वाज वेरी वेरी इंटेंसिव। ओके, तो दैट वाज द थिंग। तो बैक स्लैब्स ऑफ द स्कल्पचर्स आर डिटेल्ड एंड द ऑर्नामेंटेशन डेलिकेट। नालंदा में जो ब्रॉन्ज मिले हैं 7th से 12th सेंचुरी के हैं अमूमन, और